हमारे किशनगंज में पहला एक व्यक्ति है मौलाना असरार साहब, जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र का पार्लियामेंट का दरवाज़ा खोले हैं। तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी मेरे ख़्याल से, और तमाम लोगों की राय भी हमको मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कांग्रेस को अगर सीट जिताना है तो हमको उनको टिकट देना पड़ेगा। आपने पूरी तैयारी कर ली है और मन बना लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी कई दफ़ा आपने मन बनाया कि मुझे विधानसभा लड़ना है, मुझे सांसद लड़ना है, लेकिन फिर आप मैदान में आए नहीं ऐन वक्त पर। आपने कहा कि जो मौजूदा सांसद है कांग्रेस से है, अमूमन एक चीज़ समझ में आया कि जिस तरह से एक होना चाहिए था वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। अगर हम 2019 की बात कर ले तो पहले पायदान पे कांग्रेस, दूसरे पायदान पर जदयू, तीसरे पायदान पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तुल ईमान साहब थे। बहुत कम वोटों से, लेकिन 2020 के जो लोग विधानसभा चुनाव में देखे गए उनकी 4 सीटें जीत गई। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इमाम का पल्ला कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी लग रहा है। और आज भी संकट में है ये सीट। अगर ये सीट बचाना होगा, किसी आलिम को टिकट दे करके ये सीट बचाना होगा कांग्रेस को। पार्टी हाईकमान को भी समझना पड़ेगा, ठीक है इंडिया गठबंधन है, लेकिन आपको इस सरजमीन पर टिकट देने के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि मैं इस वक्त पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में अपना दौरा शुरू कर दिया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है। किशनगंज में अगर 2009 में मौलाना चुनाव नहीं लड़ते तो ये सीट कांग्रेस को नहीं होती है। अब आप लोकसभा की कैंडिडेट हो गए, आपका भी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया ना। ये तो पब्लिक बताएगी कि मैं किसका क्या काम आया हूँ। जैसा कि MIM से बात चल रही थी, चूँकि अलायंस था उसमें, तो उन्होंने टिकट देने की बात थी कि भाई टिकट देंगे। ऐन वक्त पर हमको टिकट नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़े गठबंधन की बुनियाद पर। 3 चेहरे संभावित जो पहले से हैं, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, अख्तुल ईमान साहब और मास्टर मुजाहिद आलम साहब। अगर आप कैंडिडेट नहीं होते तो इन तीनों के अगर तुलनात्मक करें तो थोड़ा सा किसे आप बेहतर मानते हैं? मैंने सबको देख लिया, बड़े बड़े सुरमा को देख लिया। एक साहब बैठे हुए दिल्ली में, उसको फुर्सत नहीं, एक साहब को बोलने से फुर्सत नहीं। कौन सा काम किया भाई? मुझसे पूछिए। मैं दिल्ली से लेकर यहाँ गांव तक इतना काम किया हूँ, इतने लाशों को यहाँ पे लेके आया हूँ, कितने लोगों को मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराया। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि आपकी जीत होगी? चूंकि मैंने किसी के साथ चीट नहीं किया है, लोगों ने चीट किया है, लोगों ने धोखा दिया है। गरीबों का वोट लगेगा, उसके कभी मुड़ के नहीं देखा है। अगर कोई RJD का विधायक है, कोई आंदोलन छेड़ेगा तो उसका टिकट कट जाएगा। कोई कांग्रेस का विधायक है, कोई अगर इसीला कोई मुद्दा लेके उठेगा तो उसका टिकट कट जाएगा। सबको टिकट का डर सता रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अभी आया और चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, हार गया तो बैठ जाऊँगा। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज के क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद जो कि ठाकुरगंज विधानसभा से अपना वास्ता रखते हैं और इस बार किशनगंज लोकसभा से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम मुफ्ती अतर जावेद साहब का चाहेंगे कि आपका हम वेलकम करते हैं अपने चैनल में। मैं आपका भी रमीज़ रेज़ा, आपका भी और आपके पूरे चैनल वालों का वेलकम करता हूँ। सुनने में आ रहा है कि लोकसभा की तैयारी आप जोरों पर है और इस बार आप भी कैंडिडेट हैं। नहीं, ये कोई ताज्जुब की बात थोड़ा है कि लोकसभा का उम्मीदवार तो हो ही सकते हैं, चूँकि मेरे पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैं 2 दफ़ा माननीय श्री मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साथ काम किया और मौलाना असरार साहब के साथ मेरा काफ़ी वक्त रहा है और उनके साथ काम करने का मौका मिला। 2009 से लेकर 14 तक मैंने उनके साथ पार्लियामेंट्री हल्के में काम किया। बहुत तजर्बा बहुत है मुझे इस काम का। लोकसभा चुनाव, जिला परिषद है आप, विधानसभा माने लोकसभा के इस बार आपका, अगर उसके बाद विधानसभा 2025 में आएंगे तो विधानसभा भी लड़ने का मूड होगा आपका? देखिए, ये बात कैसे कह रहे हैं? हम अल्लाह से ऐसी चीज़ मांग रहे हैं, अगर हमको लोकसभा ही में कामयाबी मिल जाए तो विधानसभा की क्या बात सोचेंगे? और 2025 के बारे में अभी क्या सोचना है? अभी तो 24 की बात कीजिए। और हम इस बारे में भी चिंतित हैं कि इंडिया की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, और सीमांचल जो हमेशा पिछड़ा किया गया है उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। अब मैं देखा हूँ कि जितनी पार्टियाँ अब तक सीमांचल में चुनाव लड़ी है, सब ने किसी न किसी एंगल से यहाँ पर ठगने का काम किया है। हम आएंगे उधर भी, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि पार्टी काफ़ी मान्य होता है अगर हम चुनाव के आते हैं, चूँकि लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है MP। कोई पार्टी किसी पार्टी से बातचीत चल रही है, कोई उम्मीद है जो आप चाहेंगे फिर से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस वक्त पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में
अपना दौरा शुरू कर दिया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है। अब रही बात पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी को 2009 में आप जानिए मौलाना असरर साहब के ज़रिए से पार्टी को, कांग्रेस को हम लोगों ने ज़िंदा किया यहाँ पर किशनगंज में। अगर 2009 में मौलाना चुनाव नहीं लड़ते तो ये सीट कांग्रेस को नहीं होती। तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को हराने वाला मौलाना के अलावा कोई जाबाज सिपाही नहीं था। तो हम लोगों ने ये काम किया कि उस वक्त मौलाना को, चूँकि मौलाना का लंबा एक अरसा गुजरा है खिदमत का, उसके ज़रिए से मौलाना चुनाव लड़े और जीते। और हम लोगों को ये उम्मीद है कांग्रेस को अगर सीट बचानी होगी, चूँकि ये इलाका उलमा का, हुफ़ाज़ का, और हमारे सुरजापुरी बिरादरी ख़ास तौर पर सीमांचल में, हमारे किशनगंज में पहला एक व्यक्ति है मौलाना असरर साहब, जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र का, पार्लियामेंट का दरवाज़ा खोले हैं। तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी मेरे ख़्याल से, और तमाम लोगों की राय भी हमको मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कांग्रेस को अगर सीट जिताना है तो हमको उनको टिकट देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आप कांग्रेस में, तौसीफ शाहपुर विधायक बहादुर के जो वो भी दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कांग्रेस का छोटा छोटा कार्यकर्ता भी कांग्रेस के लिए दावेदारी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर हमको पार्षद बनाया तो हमने पार्षद के रहते हुए हमने क्या काम किया, हमको लोगों ने असम्बली भेजा, हमने असम्बली में क्या काम किया, तो भाई काम का कारगुजारी होती है ना, आपने क्या कारगुजारी की, तो उस कारगुजारी के हिसाब से ही टिकट दिया जाता है। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पूरे मुल्क के, ऐसे जाबाज सिपाही की ज़रूरत है, चाहे असम्बली में हो या लोकसभा में हो, जो आवाम की लड़ाई लड़ सके, असम्बली में हो लोकसभा में हो, उनको जानकारी भी होनी चाहिए। वो जाबाज सिपाही कोई है आपकी नज़र में? कौन? हम खुद नज़र नहीं आ रहे कि हम नहीं है? हमने कहा 2009 में टिकट डॉक्टर जावेद को मिल गया था, और हुस्न तदबीर से दिमाग लगा करके पार्टी हाईकमान से मिल करके कि सीट को बचाना है तो मौलाना असरर साहब को दीजिए। और आज भी संकट में है ये सीट, अगर ये सीट बचाना होगा किसी आलिम को टिकट दे करके ये सीट बचाना होगा कांग्रेस को। एक गठबंधन की आपने जिक्र की, INDIA जो गठबंधन का नाम रखा गया है, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, मानकर चलते हैं क्या होगा, कुछ बातें वक्त के घर में छुपी हुई होती है, लेकिन मानकर चलते हैं टिकट नहीं मिलता, उस कैंडिडेट में, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए अभी मेरा चुनाव लड़ना तकरीबन तय है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, अगर पार्टी को ये सीट बचानी है तो ठीक है, हम तो लड़ेंगे, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले हम सीमांचल का संगठन भी बना चुके हैं, सीमांचल जी, तो इससे लड़ाई हम लड़ेंगे और इस सिलसिले में दो राय नहीं है। और इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी वक्त बहुत है, अभी तो आपके पास 10 महीने हैं, हम क्या लड़ाई लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। आपने पूरी तैयारी कर ली है और मन बना लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी कई दफ़ा आपने मन बनाया कि मुझे विधानसभा लड़ना है, मुझे सांसद लड़ना है, लेकिन फिर आप मैदान में आए नहीं ऐन वक्त पर। देखिए पिछले बार मेरा चुनाव असम्बली का लड़ना तकरीबन तय था, हमने घुमा भी, आपको मालूम है, जैसा कि MIM से बात चल रही थी, चूँकि अलायंस था उसमें, तो उन्होंने टिकट देने की बात थी कि भाई टिकट देंगे, ऐन वक्त पर हमको टिकट नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़े। गठबंधन की बुनियाद पर हम ये सोचे कि मेरी लड़ाई में कहीं BJP को फ़ायदा ना हो जाए, तो लेकिन ये बार बार नहीं होता है, ये खैरात नहीं है कि आपको वोट खैरात का, अगर आप काम नहीं करेंगे, आप लोगों के दुख दर्द में नहीं जाएंगे तो आपको मौकी खानी पड़ेगी। पार्टी हाईकमान को भी समझना पड़ेगा, ठीक है इंडिया गठबंधन है, लेकिन आपको इस सरजमीन पर टिकट देने के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा, सर्वे कराना पड़ेगा। चलिए, पार्टी सर्वे करा के टिकट दे, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। SDF सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से आपने एक संस्था बनाई है और एक टीम के तहत कुछ काम करने की आप ये कर रहे हैं, तो ये सामाजिक हितों के लिए वो टीम काम करेगी या फिर आपके लोकसभा का प्रचार करेगी? नहीं, देखिए सबसे पहली बात यह है लोकसभा का कोई माना नहीं रखता उसमें। ये जो हमने SDF बनाया है सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट, ये तमाम नौजवानों, बुज़ुर्गों, हमारे रिक्शा चालकों, गरीबों, मजदूरों, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने ये संगठन बनाया है। अभी NGO के माध्यम से हम चला रहे हैं, इसको हम पार्टी के रूप में लेके आएंगे। देखिए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है,
जब तक हम सियासत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, सियासत में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, एनजीओ के ज़रिए से हम काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, नागहानी हालत में मदद कर सकते हैं, फ्लड के एरिया में मदद कर सकते हैं, कोई हालात पेश आए, लेकिन सियासी जब तक हमें हकदार नहीं मिल सियासी हक नहीं मिलता है तो हम इलाके के लिए बहुत सब काम है। एजुकेशन का मामला है, हेल्थ का मामला है, बहुत सारे मामला है, बड़ा बड़ा पुल है, ये सब काम के लिए, इसके लिए तो आपको सियासत में हिस्सेदारी बनना पड़ेगा। जो एसडीएफ बनाया गया उसके असल मकसद क्या है? एसडीएफ का असल मकसद यह है कि पूरा सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सब चारों जिला के लोगों को हमको जोड़ना है और जोड़ करके एक प्रेशर ग्रुप बनाना है। चाहे अभी हम लोग चुनाव लड़ें, उस पार्टी उस बैनर पे लड़े या ना लड़ें, लेकिन ये आगे चल के हम लोग बनाएंगे और इसके माध्यम से हम लोग काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ जाए, जिस सेक्टर में ज़रूरत पड़ जाए हम लोगों की, हमारा एक अभी हमने ब्लॉक में हमारा प्रोग्राम होता दिगल बैंक में, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुखिया, सरपंच, समिति सारे लोग आए थे, सब ने पूरा मिल कर के इसको चलाने का इरादा किया है और पूरे ज़िला में हम मीटिंग करेंगे, हर ब्लॉक में करेंगे, फिर बड़ा प्रोग्राम हमारा ज़िला में होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आप खुद ही लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जिस तरह की आपकी बातों से लग रहा है पूरा आप मन बना लिए, लेकिन एक बार हम इस बात को भूल जाते हैं और ऐसे में 3 चेहरे संभावित जो पहले से हैं, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, अख्तुल ईमान साहब और मास्टर मुजाहिद आलम साहब, अगर आप कैंडिडेट नहीं होते तो इन तीनों के अगर तुलनात्मक करें तो थोड़ा सा किसे आप बेहतर मानते हैं? नहीं, ये बात आप ये मैं कैसे बता दूंगा आपको, मैं खुद लड़ रहा हूँ, मैं खुद लड़ मान लेते हैं अगर आप। नहीं, मैंने तो सबको देख लिया, मैंने सबको देख लिया। मैं अपनी लड़ाई, पब्लिक की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहता हूँ, इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। मैंने सबको देख लिया, बड़े बड़े सुरमा को देख लिया। एक साहब बैठे हुए दिल्ली में, उसको फुर्सत नहीं, एक साहब को बोलने से फुर्सत नहीं, कौन सा काम किया भाई? मुझसे पूछिए, मैं दिल्ली से लेकर यहाँ गांव तक इतना काम किया हूँ, इतने लाशों को यहाँ पे लेके आया हूँ, कितने लोगों को मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराया, चाहे अरविंद हॉस्पिटल में हो, चाहे एम्स में हो, चाहे राम मनोहर लोहिया में हो, चाहे अपोलो में हो, बेशुमार लोगों का मैंने वहाँ इलाज कराने का काम किया और दुख दर्द में शामिल हुआ। कभी किसी पर जुल्म ज़्यादती हुई दिल्ली की सरजमीन पर या किशनगंज में या हमारे प्रखंड में, हमने हमेशा आवाज़ बुलंद किया है। किसी मामले में 2017 में भयानक सैलाब आया, तकरीबन 1 करोड़ की लागत से मैंने जहाँ जहाँ सैलाब ज़दा लोग परेशान थे, मैंने काम किया। कहाँ चले गए थे लोग? मैंने काम करवाया, कम से कम 10 एनजीओ मंगा करके मैंने काम कराने का काम किया यहाँ पर। उसके अलावा हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिस जगह पर जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई समाज में, चाहे हमारे मजहबी मामला हो, उस पर कोई आँच आती है, मैं आगे रहता हूँ। चाहे कोई समाजी खिदमत की बात हो, मैं उसमें आगे रहता हूँ। समाज में कोई भी परेशानी हो, मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। आप अगर समाज के दुख दर्द में नहीं आएंगे, अब कुछ बोलते हैं कि भाई आप तो जनाजे में बहुत जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, जनाजे के लिए एमपी थोड़ा बने हैं या एमएलए थोड़ा बने हैं। मैं कहूँगा जो आदमी मरने के बाद भी उसके जनाजा नहीं पढ़ सकता, जिंदा में भी मदद नहीं कर सकता, वो आदमी नुमाइंदा बनने के काबिल है? चलिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे यही जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जो मौजूदा सांसद है कांग्रेस से है और अमूमन एक चीज़ समझ में आया कि जिस तरह से एक होना चाहिए था वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। अगर हम 2019 की बात कर ले तो पहले पायदान पे कांग्रेस, दूसरे पायदान पर जदयू, तीसरे पायदान पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तुल ईमान साहब थे। बहुत कम वोटों से, लेकिन 2020 के जो लोग विधानसभा चुनाव में देखे गए उनकी 4 सीटें जीत गई। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो एमआईएम का पल्ला कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी लग रहा है। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि एमआईएम का आप पल्ला भारी कह रहे हैं, ये तो पब्लिक बताएगी भाई, ये एमआईएम का है, ये गठबंधन का है कि आज़ाद उम्मीदवार का होगा या किसका होगा, ये तो वक्त बताएगा। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो हालात पर डिपेंड करता है किसकी तरफ पल्ला भारी होगा। लेकिन रही बात कारगुजारी पर ही चुनाव होगा। कारगुजारी देखेंगे किसने कितना झूठ बोला है, कितने किसको ठगा है। कोई झूठ का जिक्र हो जाए, मैं क्यों झूठ का बोलूँगा? आपको भी मालूम है या मुझसे आप व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं तो वक्त आएगा, बताऊंगा। पहली मरहले में आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूं। फिर नेक्स्ट टाइम में आइएगा, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, उसमें इंशाल्लाह आपको विस्तार से जब भी ज़रूरत पड़ेगी, सामने के आदमी जो भी प्रहार करेंगे उसका मुँह तोड़ जवाब होगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो जितने उम्मीदवार हैं लोकसभा का, सबको बुलाइए, हमको बुलाइए, लाइव डिबेट हम तैयार हैं। हम
हमेशा बोलने के लिए तैयार हैं। हम किसी से पीछे नहीं हैं, अगर उससे आगे नहीं है तो उससे पीछे भी नहीं है। तमाम तर जो कैंडिडेट हैं उन्हें दावत कर रहे हैं कि आप एक मंच पर आए, हम लोग बैठते हैं और लाइव डिबेट करेंगे। बहरहाल आप कौन आएंगे नहीं आएंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। हम मुफ्ती अतार जावेद साहब से ये जानना चाहेंगे कि मान लेते हैं आप चुनाव लड़ते हैं और आपकी जीत हो, हमारी भी शुभकामनाएं दुआएं आपके साथ हैं, कौन ऐसी चीज़ें होंगी जिसे आप पहली प्राथमिकता देंगे किशनगंज के लिए? देखिए रमीज़ भाई, ये पहली बार है आज़ादी के बाद, मैं तो सोचा ना 75 साल के बाद यहाँ तसव्वुर है कि जो करोड़पति का बेटा होगा वही चुनाव लड़ेगा लोकसभा, जो एमएलए रहा होगा कई टर्म वही एमपी लड़ेगा। लेकिन मैं उस तसव्वुर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं गरीबों को, मजदूरों को आह्वान करना चाहता हूँ कि 75 साल के बाद कोई आपका बेटा नौजवान आपको दस्तक देने आ रहा है, आपको एकजुट होकर के आपको कामयाब करना है। उसके अलावा काम की बात है, सबसे पहले एजुकेशन पर देखिए, सबसे एजुकेशन रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। अगर हमारा एजुकेशन सही रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन के ज़रिए से ही हम सब काम ला सकते हैं। शिक्षा में यह है, जैसे बहुत सब हाई स्कूल है हमारा, अभी हाई स्कूल में टीचर नहीं है, उसको सुधारना है। इसी तरीके पर स्वास्थ्य केंद्र बहुत सब बना हुआ है, डॉक्टर नहीं है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बेशुमार बीमारियां हैं, उसके इलाज के लिए देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए सबसे बड़ी बात यह है रमेश जी कि कोई भी एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, उसका गुडविल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मंत्रालय से, सचिवालय से गुडविल नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे इलाके की कि जो लोग आपको लगता है कि आप अगर बन जाते तो आप मंत्रालय से सचिव गुडविल बना लेंगे? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम है मैं 27 साल हो गया मेरा यहाँ से दिल्ली तक का, कितने मंत्री से मेरा ताल्लुक़ है, कितने एमपी से है, कितने पार्टी का आला कमान से है, बहुत है। मैंने कभी किसी के लिए कोई बात है, आपने इलाके के लिए बहुत कुछ किया भी होगा, तो मैं चाहूँगा 2-4 ऐसे काम हो जो आपकी तरफ से किया गया हो जिससे आप चाहते हो उससे। देखिए अगर मौजूदा इस वक्त देखिएगा तो मैं आपको बता दूं 1994 से मैं देरी से काम की शुरुआत किया हूं। मैं काम का मेरा यही काम होता था, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का इमाम था और इमामत के अलावा मेरा ये काम था कि भाई मैं लोगों के दुख दर्द में शामिल होता था, कहीं भी, चाहे सदर बाज़ार में हो, चाहे अशोक विहार में हो, सीलमपुर में हो, ओखला में हो, जहाँ भी जब भी किसी पर जुल्म ज़्यादती होती थी मैं फ़ौरन हाजिर होता था, उसके लिए लड़ाई लड़ता था, उसको हक दिलाता था। किसी का पैसा अगर फैक्ट्री में रुका रहता था उस पैसे को भी मैं निकालने का काम किया हूँ। सैकड़ों मिसाल है, धानगढ़ा का कई आदमी का, कई लाशों को मैं वहाँ से लेके आया हूँ। आपको ठाकुरगंज है, आपके ठाकुरगंज के बगल में भेलागुड़ी है, भेलागुड़ी का एक लाश दिल्ली के अंदर पहाड़गंज में डेथ कर गया अचानक लड़का। यहाँ पर मास्टर रियाज साहब ने फ़ोन किया मुझे, मैं फ़ौरन गया, उस लाश को पोस्टमार्टम होने नहीं दिया, लाश को लिया और 1 लाख रुपए का मुआवजा लाश के आने से पहले उसके माँ के नाम से मैंने भिजवाया, फिर डेड बॉडी को भी उसके घर पहुंचाया। इसी तरीके पर आगे जाइए, एक सालगुड़ी के पास एक गांव है, उसका एक लड़का वहाँ पर चाय की दुकान में काम करता था सीलमपुर में, उसको भी मैंने वो जब अचानक डेथ कर गया उसकी लाश को भी हमने घर भेजा। बहुत सारे हैं। जगदी बेटा है, जगदी बेटा का एक आदमी जाके मेरठ में काम करता था, वहाँ छत गिर के वो मर गया, लावारिस करार दिया। मुझे यहाँ के लोगों ने फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद उसकी लाश को वारिस बन के मैंने लिया और पोस्टमार्टम करा के उसकी लाश को उसकी माँ तक पहुँचाया। 2 लाख तो उसकी माँ को दिलवाने का काम किया। आप जिस विधानसभा से हैं, ठाकुर विधानसभा से हैं, मौजूदा विधायक जो है उनको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए आप तो मेरे बारे में पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी के बारे नहीं बोल सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं। एक राय होती नहीं, मैं क्या राय दूंगा, मेरा तो अजीज़ है वो क्या राय दूंगा। ये अलग बात है, वो एमएलए बन गया है, मैं पार्षद में हूँ, वो एमएलए बन गया है। आप भी 3 टर्म से जिला पार्षद में हैं। पार्षद का देखिए एक बात सुनिए, मैं हूँ चूँकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ, वार्ड लेवल का। अब वो लोग बड़े अपर क्लास का आदमी है, भाई उनकी बात तो आप आवाम से पूछ सकते हैं। अब आप लोकसभा के कैंडिडेट हो गए, आपका भी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया ना। ये तो पब्लिक बताएगी कि मैं किसका क्या काम आया हूँ। आपको बता दूँ, मैं डगरवा, अमोर, बायसी, आपको कोचा धामन, टेरागाछ, बहादुरगंज, दिगलबैग, ठाकुरगंज, पुटिया, कहाने में लोगों की मदद किया हूँ। आप देखिएगा जिस दिन मैं चुनाव मेरा नॉमिनेशन होगा, लोग निकलेंगे कि भाई यही वो शख्स था जो दिल्ली में मेरी मदद किया था, यही वो शख्स था जो पंजाब में मेरी मदद किया था, मेरी जगह फला जगह मेरी मदद किया था। लोग निकलेंगे बिलों से।
जावेद साहब, एक चीज़ है कि कहाँ से कितना वोट आएगा इसका आकलन तो करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो विधानसभा है ज़िले के अंदर, कौन सा ऐसा विधानसभा है जो यहाँ आपको लगता है कि वो विधानसभा में बहुत से थोड़ा ज़्यादा वोट लेकर के आएंगे? देखिए, ये बात तो मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा तो तमाम विधानसभा मेरे लिए बराबर है, चाहे अमोर हो, चाहे बायसी हो, चाहे कोचा दमन हो, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे ठाकुरगंज हो, चाहे किशनगंज हो, सब बराबर है। अमूमन जो लोग चुनाव में आते हैं उनकी एक सोच होती है कि भाई चुनाव को वो जीते, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। जाहिर सी बात है आपकी भी सोच होगी कि हम जीतें। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की लोग आपको क्यों जिताएं और कैसे आपको लगता है कि आपकी जीत होगी, या जीत होगी तो कितने वोटों के अंतर से आप जीत पाएंगे? देखिए रमेश भाई, एक मानिए कि एक दुल्हन है, उसके लिए 4 पैगाम है। लोकसभा की सीट है, 4 आदमी पैगाम दे रहा है। अब लोग उस वक्त पूछेंगे कि भाई हम मुफ्ती अतर को हम क्यों वोट दें, मतलब डॉक्टर साहब को क्यों नहीं वोट दें, या अख्तर साहब को क्यों नहीं वोट दें, ये तो आदमी मिलाएंगे ना। लेकिन मेरा जो दावा है, मैंने जो काम किया है, मैं अपना दावा पेश करूंगा। मैंने आपको बता दिया, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, 2-2 हाथ करने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई भी आए मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि आपकी जीत होगी? यार ये बात तो, कोई इंदिरा गांधी भी हार गई है, बड़े बड़े लोग हार गए हैं, बड़े बड़े राबड़ी देवी हार गई, बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। हार जीत तो लगा रहता है, क्या होगा विश्वास भी होता है अंदर से। विश्वास नहीं, उम्मीद तो उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। और उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, रिक्शा चालकों का, बुद्धिजीवियों का, दानिश्वरों का मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। क्योंकि मैंने किसी के साथ चीट नहीं किया है, लोगों ने चीट किया है, लोगों ने धोखा दिया है। गरीबों का वोट लगेगा, उसके कभी मुड़ के नहीं देखा है किसी। बहुत है, वक्त बता देंगे। ये तो अभी आप पहले ही मरहले में सब पूछवा जाते हैं। लड़ाई मतलब वही है हमारी, अभी तो और आगे है। अभी हमको इतना लड़वाइए मत, अभी तो शुरुआत है। देखिए कितने साहब इंटरव्यू लेना पड़ेगा आपको। मैं चाहेंगे कि थोड़ा सा एसडीएफ जो आपने बनाया है उसको लेकर एक अपील करें लोगों से कि क्यों जुड़े उसमें, और दूसरी बात ये कि अगर उसमें जुड़ना चाहे तो वो आपसे संपर्क कैसे करें? देखिए अभी हम पूरा इसका ये बनाएंगे, उसमें मेरा ऑनलाइन सब जुड़ेंगे इंशाल्लाह, सारा सिस्टम होगा। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसको रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगा। और पूरे जैसे 100 आदमी को मुझे लेना है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारे लोगों जगह से लेना है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि एसडीएफ से जुड़िए। यानी पहली बार मैंने सोचा, ये अलग बात है मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास उतनी शोहरत नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं जब लोगों के हालात को देखता हूँ, सियासी बाजीगरों को देखता हूँ कि कैसे इस्तेसाल, कभी गठबंधन के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी गठबंधन के नाम पर, कभी बीजेपी के जिताने के नाम पर उसको खौफ दिला करके लोगों का वोट। मैं तो चाहता हूँ कि गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए हमने एसडीएफ का इनेकाद किया है, और एसडीएफ से लोग जुड़ें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ज़रिए से हम तमाम सेक्टर में काम करेंगे, तमाम सेक्टर में। और नौजवानों से मेरी अपील है कि एसडीएफ से जुड़िए। एसडीएफ आपकी ताकत है, आपकी आवाज़ है, अपना हक, अपनी ताकत का अपने इस्तेमाल कीजिए। हमारा सीमांचल बरसों से पिछड़ा रहा, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ले, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर चले जाए, या रोड घाट के हालात देख ले, या सरकारी कर्मचारियों की जो मनमाना व्यवहार होता है उस पर हम बात कर ले। इसके लिए आप किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए जिम्मेदारी ये है कि जब तक आपकी सरकार में साझेदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जो लोग भी यहाँ विधायक हैं, जो लोग, कुछ लोग इससे जीते एमआईएम से तो चले गए आरजेडी में, कुछ लोग कांग्रेस में हैं, तो आमतौर पर गठबंधन के लोगों में है। तो चूँकि यहाँ पर आपका अपना कुछ नहीं है, अगर कोई आरजेडी का विधायक है, कोई आंदोलन छेड़ेगा तो उसका टिकट कट जाएगा। कोई कांग्रेस का विधायक है, कोई अगर इसीला कोई मुद्दा लेके उठेगा तो उसका टिकट कट जाएगा। सबको टिकट का डर सता रहा है, और मैं टिकट के मामले में डरता नहीं हूँ। बात बता रहा हूँ, मैं आवाम की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, और इसी डर को ख़त्म करना चाहता हूँ कि एसडीएफ में शामिल होइए, उन तमाम डरों को ख़त्म कीजिए, यहाँ की आवाज़, यहाँ की बदहाली को बुलंद कीजिए। आपने एक चीज़ कहा मुफ्ती साहब की विकास तभी हो सकता है जब सरकार में भागीदारी हो। तो फिर जो लोग जिनकी उम्मीद होती है कि वो सरकार बना सकते हैं, चाहे आईएनडीआई की बात करें या फिर बीजेपी है, यही 2 पार्टियां हैं जो सरकार बना सकती है, तो फिर आप
कहना ही चाहते हैं कि जो जिन्हें भी टिकट दे दोनों पार्टियां उन्हीं वोट करना चाहिए? देखिए, अभी किसी की ताकत अकेले नहीं है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी की ताकत अकेले की नहीं है सरकार बनाने की। जो मुल्क के हालात हैं, सब गठबंधन में है, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम लोग सीमांचल में सब जुड़ करके एक हमारा ग्रुप बने, पार्टी बने, और इस पार्टी में हमारा 2-4-10 विधायक हो और हमारी हिस्सेदारी हो, ताकि हमारे इलाके के लिए चाहे एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, जैसे खरखरी का मामला है। बहुत से पुल सुनते हैं कि भाई आप पुल बन जाएगा, आप पुल बन जाएगा, डीपीआर बन गया। तो ये लड़ाई जब होगा, जब कंडीशन में होगा कि आप हमारी इन बातों को सुनिए और इस पर काम कीजिएगा, इस कंडीशन पर आपको हिमायत करेंगे, ये होगा। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको चंद अरसे में, बहुत ज़्यादा लंबा अरसे में नहीं, बहुत करील वक्त में हम लोगों को मुंजमद करेंगे, इकट्ठा करेंगे। देखिए, मेरा मकसद एमपी एमएलए बनना नहीं है। मैं सियासी हिस्सेदारी एक अलग चीज़ है, लेकिन वही सिर्फ मकसद नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अभी आया और चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, हार गया तो बैठ जाऊँगा, ऐसा नहीं। मेरे मैनिफेस्टो में ये नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जंग लड़ते रहेंगे, लोगों की खिदमत करते रहेंगे। आपने एक बात अच्छी बात कही कि मेरा जो मकसद है जो आपका कि एमपी एमएलए बनने तक महदूद नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिला परिषद ऑलरेडी आप हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके बाद एनजीओ से जुड़ करके सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, सर सैयद अहमद खां की बात करें, मदर टेरेसा की हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, वो लोग कभी चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद समाजी खिदमत के लिए उनका काफ़ी एक बड़ा नाम है। फिर आप एमपी एमएलए बनने की ख्वाहिश भी नहीं रखते हैं, फिर एमपी का आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, हमको थोड़ा समझ में नहीं आई बात। नहीं, ये बात रमेश भाई, आप इन लोगों से पूछिए। ये लोग जो कह रहे हैं हम बहुत खिदमत कर रहे हैं, जो लड़ना चाह रहा है, चाहे एमआईएम से हो, कांग्रेस से हो या किसी पार्टी से, उनसे भी पूछ लीजिए एक मरतबा आप जा कर के कि वो लोग क्या खिदमत कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, खिदमत अपनी जगह मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह जब तक मेरे सांस रहेगी। मगर मैं कह रहा हूँ कि आपको जब तक सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, चाहे मेरे ज़रिए से हो, मेरे किसी भाई के ज़रिए से हो, कोई भी हमारे XYZ, मैं तो नहीं हूँ भाई, हो सकता है मेरे यहाँ कोई और भी आ जाए, सबके ज़रिए से किसी को भी मिल सकता है टिकट, वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी जीते। जब हिस्सेदारी होगी तब आपको हक आपका मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए है कि खुशी की आँख में गम की जगह रखना, खुशी की आँख में गम की जगह रखना भाजपा वालों के लिए है कि खुशी की आँख में गम की जगह रखना। बुरे ज़माने कभी पूछ के नहीं आते, बुरे ज़माने कभी पूछ के नहीं आते। ऐ काश इस मुल्क के ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुछ ही दिन की पहले की घटना है, जिस तरह के मेवात में हाफिज साद को उस जो घटना हुई उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद फिर ट्रेन वाला जो कांड आपने देखा ही होगा कि चुन चुन कर गोलियां सीने पे दागा जाता है, दाढ़ी और टोपी देख करके। आपके सर पे भी दाढ़ी और मैं टोपी देख रहा हूँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंशाअल्लाह मौत तक सर पे टोपी रहेगी, दाढ़ी भी रहेगी, इस पर कोई दो राय नहीं है, हालात जो भी सामने आए। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात है, दो आदमी ने बिगाड़ा है और इसको संभाला नहीं जा रहा है पूरे देश में, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे RSS के लोग हों, और इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं। चाहे मणिपुर का मामला देख लीजिए, जो मणिपुर में हुआ पूरी दुनिया में ऐसा नज़ारा हमने देखा नहीं है। शर्मसार होगा, पूरा मुल्क शर्मसार हुआ, पूरा इंडिया शर्मसार हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री को उफ तक नहीं हुआ, गृह मंत्री को कुछ पता नहीं चला। अभी आपको गुड़गांव में, नूह में बहुत शांतिपूर्वक लोग वहाँ के, कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। जहाँ पर शांति है उस शांति को भंग करने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया। अब कोई मुद्दे नहीं है पूरे देश के तरह से मणिपुर में हादसा हुआ, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री मौन रहने का काम किया और राहुल गांधी जी बड़ा दिल दिखाते हुए मणिपुर गए थे और उन्होंने एक बढ़िया सा मोहब्बत की दुकान जो है उसे खोलने का काम किया था। लेकिन जब बात मुसलमानों पे आती है, जब साद नाम से किसी व्यक्ति को मारा जाता है और उनका नाम मुसलमान होता है हाफिज साद, तब मोदी तो चुप रहते ही हैं। हम उनसे क्या गिला करें जो हमारी मौत की तमन्ना रखते हैं, गिला तो हमें उनसे हैं जिसने हमारी लंबी उम्र की दुआएं मांगी थी। राहुल गांधी भी चुप है। मोहब्बत की दुकान सिर्फ मणिपुर के लिए था या हाफिज साद के लिए भी होगा? देखिए, मोहब्बत की दुकान हर जगह के लिए है
और राहुल गांधी का खामोश होना या राहुल गांधी किस संकट में है इस वक्त, ये तो वही बताएंगे। बड़ा आदमी है, बड़ा नेता है देश का, वो तो अलग चैप्टर है। लेकिन आप देखिए, क्या अगर मान गए इस वक्त कोई मुसलमान का कोई लीडर अगर हो जाए और वही बोल दे तो मसले का हल है। इस वक्त ज़रूरत है फ़िरका परस्त ताकत को नेस्त नाबूद करने का, और उसके लिए हम सबको एकजुट होकर के, हम तो लोगों को ये कहते हैं कि अगर जैसे हाफिज़ सईद का हुआ, कोई अगर राम प्रसाद के साथ भी ऐसी जाती हो, हम भी आगे बढ़ के जाएं तो उनको पता चलेगा कि देश में क्या क्या कौमी एकजुटता का अलंबरदार क्या होना चाहिए। तो ये करना पड़ेगा। अभी जो हो रहा है मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है, सेकुलर जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरनाक दौर है, क्योंकि आज ये लोग मुल्क के हालात को नहीं जान रहे हैं। इस देश को आज़ाद कराया दाढ़ी टोपी वालों ने, 70,000 उलमा को जलाया गया, फांसी के फंदे में लटकाया गया, अंग्रेज़ों ने लटकाया और उलमा से कहा कि तुम ये कह दो कि हमको मुल्क की आज़ादी नहीं चाहिए तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को हम भीख दे देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को हम छोड़ देंगे। उलमा ने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया अंग्रेज़ के सामने और सर बुलंदी के साथ बोला और कहा जब तक हम इस मुल्क को आज़ाद नहीं कराएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। 70,000 उलमा ने दिल्ली के दरीबा से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक 70,000 उलमा ने अपनी गर्दनों को कटवाया है। ये बदकिस्मती रहा कि जब मुल्क आज़ाद हुआ हमारे उलमा ने कहा कि भाई हम खानका वाले हैं, हम चिश्तिया हैं, कादरिया हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, सियासत में कीजिए। उलमा का सब हुआ। अगर वो लोग सियासत में अगर बने रहते और मुल्क का बंटवारा नहीं होता तो ये फ़िरका परस्त ताकत नहीं पिनपती। बिहार के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, हाफिज़ साद और एक ट्रेन में जो था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी बिहार के ही थे। जब भी अमूमन बिहार के किसी व्यक्ति की बाहर में मौत होती है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बात करें या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें, लोग आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सहायता की बात करते हैं। ये लोग बात करते हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, इन्हें बात करते हैं कि इन लोगों को कानूनी सहायता दी जाए। लेकिन 2 लोगों की मौत हो जाती है, वो मुसलमान थे। अगर इस बात को हम भूल भी जाते तो हमारे बिहार के थे, लेकिन अब तक इनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, अपने लबों को सील देने का काम किया है। देखिए, इन लोगों को जिसका जाता है उसी को दर्द होता है। गया तो हमारा है ना, दर्द हमें है। हाफिज़ सईद को ख़तरे नहीं, हम तो शहीद कहेंगे। वो शहीद है, हाफिज़ साद साहब जो है वो शहीद हुए हैं और मैं दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को, उनके माँ बाप को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। और अगर करोड़ों रुपए भी अगर उनके माँ बाप को दिया जाए ना, उस साथ को वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अभी जो लोग खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? एक तरफ आपको उनका वोट के लिए आपकी ताकत, आप पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी मशीनरी को लगा देते हैं। एक आदमी का आपको प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, आपको हंगामी मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि जहाँ पर जो घटना हुआ है उनके खिलाफ सब सख्त एक्शन होना चाहिए। और कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, सब अपने वोट की राजनीति कर रहा है। हम बोलेंगे वोट मेरा खिसक जाएगा, यही तो बात है। और बात है क्या? सिर्फ वोट की राजनीति की वजह से लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप उसको बोल के भी नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन सबको लेके करना पड़ेगा। अभी नरेंद्र मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। ना सबका साथ है ना सबका विकास है। यानी आपकी एक बात समझ में आया कि कुछ लोग नहीं बोलते हैं वो भी गलत है, और कुछ लोग जो बोलते हैं तो उसका भी मकसद अपना राजनीति रोटी सेकना होता है। कुछ नहीं, उसको पता चलता है कि हमसे इससे रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन हम बोल करके लोगों के पास में मिट्टू बन जाए। हम तो बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बोलने से बाद काम भी हो, और काम नहीं है तो बोल के फिर बेकार है। हाँ, होता है। एक बात मान गए, हमारा डिमांड सरकार से 10 डिमांड रखे हम, अगर 10 में से 5 आ गया तो हम कामयाब हैं, 4 भी आ गया तो कामयाब है। अगर कोई भी नहीं आया तो ऐसी सरकार में रहने से डूब के मरना बेहतर है। अभी तो लोग यही कर रहे हैं कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसलिए पूरे हिंदुस्तान में सच्चाई ये है, लोग अलग अलग एंगल से बात करते हैं, कोई हमदर्द नहीं है सही माने में। हम लोग अलग अलग एंगल से बात कर रहे हैं, कोई हमदर्द नहीं है। मैं चाहता हूँ बहुत लंबा हो रहा है, चूँकि ज़्यादा फिर कभी मौका मिला तो आपके पास आएंगे, चूँकि जब आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसे कंटिन्यू रखते जाए, चूँकि जिस तरह अभी जितने बेहतर तरीके से आपने जवाब दिया है, यकीनन काफ़ी सुलझे हुए और बेबाक तरीके से आप बातों को रख रहे हैं। विदा लेना चाहेंगे हम, लेकिन इससे पहले चूँकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यहाँ के मतदाताओं के लिए क्या अपील होगी आपकी?
मैं तमाम नौजवानों से, मेरे बुज़ुर्गों से, भाइयों से, माँ बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई नौजवान, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई तैयार हुआ है, उस हौसले को बुलंद रखिए, उसके हाथ को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपकी ताकत बन के रहूँगा, आपका हाथ बन के, आपकी आँख बन के रहूँगा। मैं हर सेक्टर में आपके लिए लड़ाई लड़ूँगा। मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए। और मैं ज़रूर झोपड़ी में रहता हूँ, मेरा ख्याल हमेशा बुलंद रहता है। मैं हमेशा लोगों के लिए लड़ता हूँ, पंचायत में हो, ब्लॉक में हो, ज़िला में हो, आगे भी मैं लड़ता रहूँगा। चुनाव आएगा, चला जाएगा, जीते या हारें, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी खिदमत को जारी रखूँगा इंशाअल्लाह। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ऐ बंदा तो कोशिश भी ना कर, ये गलत बात है। कुछ इसी तर्ज पर मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जिला पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 4 किशनगंज ठाकुरगंज से अपना वास्ता रखते हैं। हम चाहेंगे कि हम आपसे विदा लें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।